हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडागोजी की क्लास लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए जो आपको मैथ पेडागोजी के अंतर्गत पढ़ने हैं। पहला टॉपिक आपका गणित की प्रकृति, दूसरा गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, तीसरा टॉपिक था आपका गणित की भाषा, फिर फोर्थ टॉपिक था सामुदायिक गणित, फिर गणित में मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, और आपका सातवां टॉपिक है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। ये 6 टॉपिक तक हमने अध्ययन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन सारे टॉपिक की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर इन सारे टॉपिक की वीडियो देख लीजिए। क्योंकि जब आप पेडागोजी की एक बार थ्योरी अच्छे से समझ जाएंगे तब आप इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आज हम आपका 7th और 8th टॉपिक इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ें, क्योंकि 7th टॉपिक आपका है कि गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। जो हम शिक्षण में त्रुटियां होती है वही शिक्षण की समस्याएं होती हैं। इसको हमने गणित शिक्षण की समस्याओं में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपको वही मैटर दोनों में सेम है, इसलिए आप उसको अगर वीडियो नहीं देखा तो आप वो जाके वाला पहले वीडियो देख लीजिए। तथा हम 8वां टॉपिक आपको जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो हर बार के एग्जाम में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से पूछे ही गए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। अब गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण तो आपको पहले पता है जो त्रुटि क्या होती है, जो गलतियां हम करते हैं। विश्लेषण क्या होती है, उनको खंडों में तोड़ना। जैसे कल मैंने आपको बताया था गणित में शिक्षण में होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए आप कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। विश्लेषण, संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि, इन सब विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने विश्लेषण में आपको क्या बताया था कि छोटे छोटे खंडों में तोड़ के उसे समझाना। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, पूरा जोड़ना। तो हमें अब गणित शिक्षण में होने वाली त्रुटियों का विश्लेषण करना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि त्रुटियां कौन कौन सी हो रही। तो पहले पढ़ते हैं गणित शिक्षण में सामान्यतः कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं। पहले क्या होता है, गणित शिक्षण में बच्चों में तत्परता तथा एकाग्रता का अभाव होता है। क्योंकि कहा गया कि गणित का विषय कैसा एक नीरस विषय माना जाता है तथा गणित की प्रकृति तार्किक है। इस कारण क्या होता है, बच्चों में तत्परता तथा एकाग्रता का अभाव होता है। इसलिए अगर आपको गणित शिक्षण कार्य अच्छे से करना है तो पहले क्या करना है, बच्चों को तत्पर करना हो कि बच्चे सीखने के लिए तत्पर हो, एकाग्रता के साथ सीखें। एकाग्रता के साथ तभी आप सीख सकते हो जब क्या होगी, उसके विषय वस्तु के प्रति रुचि होगी। और दूसरा क्या होता है, बच्चों में गणना संबंधी कौशल का अभाव होता है। क्योंकि प्राथमिक स्तर में बच्चों में क्या होता है, गणना संबंधी कौशल का अभाव होता है। वो मतलब तुरंत गणना संबंधी कौशल नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको पता हो कि गणितीय संक्रिया होती है कितनी, तो गणितीय संक्रिया कितनी होती है, मुख्यतः 4 होती है। कौन कौन सी, जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भागी क्या होती है, आपके 4 मुख्यतः गणितीय संक्रिया होती हैं। और प्राथमिक स्तर में जब बच्चे होते हैं तो उसमें गणना संबंधी कौशल का अभाव होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम प्राथमिक स्तर में बच्चों को जोड़ना घटाना सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, या तो उसे मूर्त वस्तुओं के द्वारा सिखाने का प्रयास करते हैं, उसके पास जो सामान होता है बुक्स हैं पेन के द्वारा, या कई बार क्या होता है उसे लाइन खींच के सिखाते हैं कि बेटा ऐसे काउंट करो, या कई बार उसे उंगलियों के द्वारा सिखाते हैं कि बेटा आपकी उंगलियां कितनी हैं। क्योंकि क्या होता है, तो उसमें गणना संबंधी कौशल का अभाव होता है। अब उससे छोटे छोटे सवाल जैसे दिए जाते हैं, जैसे आप पूछ लेते हैं 4+5 कितना हो गए, तो तुरंत क्या करते हैं, पहले 4 लाइन खींचता है, फिर 5 लाइन खींचता है, फिर इन दोनों को काउंट करते हैं, तब क्या कर 9 होता है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये सारे कौशल का अभाव होता है। अब मान लीजिए कोई हमसे पूछेगा 4+9 कितना होता है, तो हम तुरंत बता देंगे कितना होता है 9। क्योंकि हमारे पास क्या अब गणना संबंधी कौशल हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, जब प्राथमिक स्तर बच्चे होते हैं तो उनमें गणना संबंधी कौशल का अभाव होता है, तो आपको इन सब का विकास करना है। तीसरी त्रुटि क्या होती है, गणित के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास न होना। पर कई बार क्या है, आपने देखा होगा सीटेट भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि राधा एक लड़की है। सामान्यतः माना जाता है कि लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती हैं। तो ये क्या, ये एक प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह है। जब मैं आपको सीडीपी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में बताया था कि सीटेट में एक क्वेश्चन लैंगिक पूर्वाग्रह से भी पूछा जा सकता है। जैसे कई बार दे देता है कि लड़कियां सामान्यतः गृह विज्ञान लेती हैं क्योंकि लड़कियों का गणित पढ़ना पसंद नहीं होता, या लड़कियां गणित में कम अच्छी होती हैं। ये सब क्या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो लैंगिक पूर्वाग्रह होता क्या, किसी लिंग को आधार मान के बिना वैज्ञानिक आधार पर कहा गया जो कथन होता है वो क्या होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का सरल शब्दों में तात्पर्य क्या होता है, बिना आधार पे उसके पहले कल्पना करके कहा गया कथन, बिना किसी आधार पे। जैसे क्या होता है, लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती है, क्या एक प्रकार का पूर्वाग्रह। ऐसा किसी वैज्ञानिक ने तो प्रूव किया नहीं है,
ये ऐसा किसी बुक में भी नहीं लिखा, ये सिर्फ क्या लोगों का पूर्वाग्रह है। तो कई बार क्या होता है, उचित दृष्टिकोण का विकास नहीं होता, तो लड़कियों के मन में बिठा दिया जाता है कि आप गणित नहीं पढ़ सकती, या कई बार बच्चे डरने लगते हैं कि गणित बहुत कठिन होती है। तो हमें एक टीचर होने के नाते हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बालक में क्या करना है, बच्चों में गणित के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करना है। उन्हें समझाना है कि गणित को सीखने के लिए हमें कोई विशेष जन्मजात योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। ये गणित की तो अपनी एक खुद की भाषा होती है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चों में गणितीय चिन्हों के अंतर को न समझ पाना। जैसे आप देखते होंगे प्राथमिक स्तर में बच्चे क्या होते हैं, बहुत बार गणितीय चिन्ह जो होते हैं उनके अंतर को नहीं समझ पाते। कई बार क्या होता है, प्लस में तो मल्टीप्लाई में साइन के में डिफरेंस नहीं समझ पाते कि प्लस का साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन में क्या। कई बार प्लस के साइन को मल्टीप्लाई का समझ जाते हैं और मल्टीप्लाई वाले को कई बार प्लस का समझ जाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, कई बार माइनस वाले में और डिवाइड वाले में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे चिन्ह पहले आपको क्या करना है, बच्चों को जो गणित में चिन्ह हो रहे हैं, संक्रियाओं के जो प्रमुख चिन्ह है उनके बारे में परिचय कराना है कि बेटा ये आपका भाग का चिन्ह है, ये आपका डिवाइड का साइन है, ये आपका सब्ट्रैक्ट का साइन है। इस तरह से जब उन्हें चिन्ह पता होंगे तभी तो सही कर ले। मान लीजिए उसको संख्या जोड़ने का कौशल पता है लेकिन अब वो चिन्ह गलत समझ गया तो क्या करेगा। अब मान लीजिए आपने उसको घटाने के दिया, अब इसको उसने अगर जोड़ कर समझ लिया तो आपने पूरे तरीके से मेथड सही यूज करेगा, फिर भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, चिन्हों को ही नहीं समझ पा रहा है। हम पढ़ते हैं गणित शिक्षा में होने वाली त्रुटियों का समाधान कैसे करना है। जो प्रमुख त्रुटियां हो रही इनका हमें समाधान कैसे करना है। पहला क्या, बच्चों को अधिगम्य तत्पर बनाए। जैसे आपने अभी त्रुटि में क्या पढ़ा था कि बच्चे को क्या होती है, एकाग्रता का भाव नहीं होता है, वो एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं पाते। क्यों, क्योंकि वो जब तक अधिगम्य तत्पर नहीं होंगे। जैसे क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने भी तत्परता का नियम दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा तत्पर नहीं, आप कोई काम सीख ही नहीं सकते। और बच्चा तत्पर तब भी होगा जब उसको क्या होगी, विषय के प्रति रुचि होगी, उसका इंटरेस्ट होगा कि नहीं मुझे सीखना है, तभी वो तत्पर होकर सीखेगा। और दूसरा क्या होता है, बच्चों को अभ्यास कार्य प्रोत्साहित कर। जैसे कहा भी गया कि मैथ क्या होती है, मैथ प्रैक्टिस से ही आती है, इसलिए बच्चों को बार बार अभ्यास कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्हें गृह कार्य दीजिए, क्लास वर्क दीजिए, होमवर्क दीजिए, जिससे क्या होगा, बार बार मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से उन्हें आने लगेंगे। और क्या कर सकते हैं, हम निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रभाव बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं निदानात्मक शिक्षण क्या होते हैं। निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का पता लगाते हैं। निदानात्मक शिक्षण के द्वारा अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने क्लास में एक पाठ पढ़ाया, अब उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद, उस लेसन को पढ़ाने के बाद आप क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ हो सकता है क्वेश्चन दे दे बच्चों को सॉल्व करने के लिए। अगर बच्चे नहीं कर पाते तो आपको समझ में आता है ना कि बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं। पहले आप पता लगाना कि बच्चे को क्या नहीं समझ में आई, ये क्या होता है, निदान होता है। अब गुड ने निदानात्मक परीक्षा की परिभाषा दी है। गुड ने कहा कि निदान का तात्पर्य होता है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। गुड ने कहा कि अधिगम में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनकी कमियों को जानना था, तो उनके स्वरूप का निर्धारण करना। स्वरूप का निर्धारण करने का तात्पर्य क्या होता है, जानना बच्चे को क्या कठिनाई आ रही, कैसी कठिनाइयाँ आ रही। कई बार क्या होता है, अच्छा का वातावरण नहीं होता, या कई बार गलत मित्रों की संगत में पड़ के बच्चे, पहले बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है और कई बार क्या होता है, गलत मित्रों की संगत में पड़ जाता है। तो एक टीचर को ये भी जानना है कि किस कारण उसके जो अधिगम के स्तर में रुकावट आ रही, बाधा आ रही, उस कारण को जानना ही क्या होता है, निदान होता है। अब चलिए निदानात्मक की परिभाषा यूकम व सिम्पसन के अनुसार पढ़ते हैं। यूकम व सिम्पसन ने कहा कि निदान का तात्पर्य किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात ये तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। यूकम ने कहा कि किसी भी निदान का तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी कठिनाई आती है तो उसके चिन्ह या लक्षणों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे क्या होता है, बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे जहाँ तक के आंसर सही देते हैं तो आप समझ जाते हैं कि उसके लक्षण ही तो देख रहे हैं कि यहाँ तक क्या कर रहे हैं, आंसर सही दे रहा है, मतलब इतना टॉपिक उसको समझ में आ गया। इसके बाद के गलत दे रहे तो मतलब यहाँ से नहीं आ, तो हमें क्या करते हैं, उसके लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और लक्षण से क्या होता है, जो हमारे फैक्ट मिलते हैं उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, कठिनाई का स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है, हम स्पष्ट कर लेते हैं कि बच्चे को इतना समझ में आया, इतना नहीं समझ में आया। तो ये परिभाषा किसने दी थी, यूकम व सिम्पसन ने दी थी। अगली परिभाषा में पढ़ते मर्सेल के अनुसार। मर्सेल ने कहा कि निदानात्मक शिक्षण के द्वारा बालकों की विशिष्ट त्रुटियों को
दूर करने का प्रयास किया जाता है। मार्शल ने कहा कि निदानात्मक के अंदर क्या करते हैं, हम हर बालक की कुछ विशिष्ट त्रुटियां हो सकती है, मतलब हर बालक की कुछ विशेष गलतियां हो सकती हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी बच्चे को गणितीय चिन्ह नहीं समझ पा रहा है, तो किसी बच्चे को मान लीजिए काउंटिंग ही नहीं आ रही, तो कैसे सवाल कर हल पर कर पाएगा। तो हर बच्चे की अलग अलग गलतियां हो सकती हैं, अलग अलग कुछ कमियां हो सकती हैं। तो निदानात्मक के अंतर्गत कितने हर बालक की विशिष्ट त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका कुछ हेल्थ इश्यू है जिसके कारण वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, या कई बार क्या होता है वो गलत मित्रों के संगत में पड़ जाते हैं, या कई बार परिवार का उचित वातावरण न मिल पाने पर, कई बार घर में अगर परिवार में उसके तनाव का माहौल है तो भी बच्चे का क्या होता है, पढ़ाई में असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का भी एक टीचर को पता लगाना है कि किस विशेष के कारण से क्या हो रहा है, बच्चा अधिगम में पीछे हो रहा है, अधिगम में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है, और अधिगम में जो उसकी जो समस्या आ रही है उनका पता लगाना ही क्या होता है, निदान होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण मूलतः उत्तम एक शिक्षण विधि है जो छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर प्रदान करती है। अब मानसिक प्रगति क्या है, जैसे कई बच्चे क्या होता है, आईक्यू बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में भी अच्छा था, लेकिन अचानक वो बच्चा बहुत पिछड़ने लगा। तो एक टीचर होने के नाते आपका उद्देश्य होगा कि आप उसको जानने के प्रयास करें कि बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं, क्या कोई हेल्थ इशू हो रहा है, या कई बार गलत मित्रों की संगत में तो नहीं पड़ गया, ये कुछ चीज़ें बच्चे को नहीं समझ में आ रही, तो क्यों नहीं समझ में आ रही आपको पता चले तो दूसरी शिक्षण विधि का प्रयोग करके उसको सिखाने का प्रयास करना है। जो भी उसका मानसिक स्तर उसके अनुरूप उसको प्रगति करने का अवसर प्रदान करना है। और दूसरा क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालक की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये पॉइंट आपसे कई बार पूछ भी लेता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया है कि निदानात्मक के द्वारा हम क्या करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं, जबकि उपचारात्मक के द्वारा हम क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू बालक की रुचि, क्षमता व योग्यता के अनुरूप हो। जैसे आप जिस भी बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण करें तो आपको क्या करना है, जो भी शिक्षण सामग्री का चयन करना है बालक की रुचि, उसकी क्षमता तथा उसकी योग्यता के अनुरूप, तभी तो अच्छे से सीख पाएगा। अगला होता है उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता होती है निदानात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। कि अगर मान लीजिए आपने उपचारात्मक शिक्षण बहुत अच्छा किया, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा जब आपका निदानात्मक शिक्षण ही गलत था, कि आपने पता ही गलत समस्या का पता कर लिया, बच्चे को वास्तव में थी कोई और समस्या और आपने निदान करके पता लग गया कोई दूसरी समस्या, आपने उस समस्या का समाधान कर दिया, तो क्या बच्चे की वास्तविक समस्या समाप्त हुई? बिल्कुल नहीं हुई। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे को क्या हो रहा है, आप उसका हेल्थ इशू है, उसके पेट में दर्द है या उसको फीवर है, आपने सोच बच्चा काफ़ी देर से पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, तो आपको लगा कि बच्चों को ये शिक्षण विधि नहीं समझ में आ रही, तो आपने उसी वक्त क्या किया, अपनी शिक्षण विधि का बदल दिया, दूसरी शिक्षण विधि का प्रयोग करने लगे। लेकिन क्या बच्चे को दूसरी शिक्षण विधि से समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या हो रहा है, उसके पास शिक्षण विधि से ज़्यादा क्या हो रही है, उसके पास है उसका हेल्थ इशू, उसके हो रहा है पेट में दर्द है, उसका फीवर है। तो पहले हमें उसकी सही समस्या का पता लगाना है कि वास्तव में बच्चे को यही समस्या है या कोई और। अगर आपने गलत समस्या का पता लगा लिया तो आपका किया गया उपचारात्मक शिक्षण भी गलत साबित होगा। तो इसलिए कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता क्या करती है, निदानात्मक शिक्षण की सफलता पर ही निर्भर करती है। चलिए इस टॉपिक को हम शॉर्ट रिवीजन में जो आपको बताते हैं इसको की पॉइंट के रूप में अपने कॉपी में रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इन की पॉइंट का जरूर प्रयोग करना। पहला क्या होता है, जब भी शिक्षण कार्य करना है, किसी भी विषय का शिक्षण कार्य करते समय क्या करना है, बालक की विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करें। जब बालक की क्या हो जाएगी, विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो बालक स्वयं सीखने का प्रयास करेगा। बालक जब स्वयं सक्रिय होकर सीखेगा तो उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा, स्थायी ज्ञान। और स्थायी ज्ञान का क्या होगा, बालक व्यवहार में प्रयोग करना सीख जाएगा। जब व्यवहार में प्रयोग करेगा तो उसका ज्ञान एकदम पक्का हो जाएगा, मतलब स्थायी हो जाएगा। और शिक्षण कार्य करते समय हमें से समावेशी शिक्षा के सम प्रत्यय का ध्यान रखना है। आप सिर्फ मैथ नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी के क्वेश्चन जब सॉल्व करना तो आप समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, इन दोनों के प्रत्यय का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था जब समावेशी शिक्षा सीडीपी में पढ़ाई थी, समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा के अंदर हर बालक को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध उसी कक्षा में, चाहे बालक क्या विशिष्ट हो, अलग अलग प्रकार का बालक हो, सामान्य से भिन्न बालक हो, कोई विशिष्ट बालक है, उस सबको क्या करना है, एक ही कक्षा में शिक्षा देना है।
क्योंकि कहा गया कि जो समावेशी शिक्षा की संकल्पना इसलिए विकसित की गई कि अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, एकीकृत विद्यालय बनाए गए कि नेत्रहीन बच्चों के लिए अलग विद्यालय, स्पेसिफिक बच्चों के लिए अलग विद्यालय। लेकिन क्या होता था, बच्चों को शिक्षा के बाद आना तो उसी समाज में, अब जब उसी समाज में आते थे तो अपने आप को क्या करते थे, अलग महसूस करते थे। इसलिए कहा गया कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाए कि बालक को क्या करें, प्राथमिक स्तर से उसे वही माहौल में पढ़ाएं, बस उसको क्या कर सकते हैं, कुछ उपयोगी साधन जैसे अलग अलग साधनों का प्रयोग कर दें। जैसे जो बच्चा नेत्रहीन है उसके लिए ब्रेल लिपि का, या कम नेत्रहीन है जैसे आंशिक रूप से है तो उसके लिए चश्मे का, लेंस का प्रयोग करें, उसे आगे बैठा सकते हैं। जो बच्चे श्रवण बधित बालक हैं उनके लिए श्रवण बधित उपकरण जो आते हैं उनका प्रयोग कर लें। इसलिए क्या होगा कि वो बच्चों क्लास में उन्हीं बच्चों के साथ भी सीख लेंगे तथा वो अपने आप को अलग भी नहीं महसूस करेंगे। इसलिए कोई भी शिक्षण कार्य करते सब हमेशा समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय का ध्यान रखना। अब शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या करना है, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करना है। किसी भी विषय के अगर शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाना है तो हमें क्या करना होता है, टीएलएम का प्रयोग करना होता है। टीएलएम से क्या होता है कि जो विषय वस्तु होती है ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो जाती है। जैसे अब क्या होता है मैथ में 10 ग्राम, पाई चार्ट, प्रतीक, अबेकास, इन सब का ग्राफ पेपर, इन सब का आपका प्रयोग करते हैं। तो आपको इन सब का प्रयोग पता होना चाहिए कि किस विषय वस्तु को समझाने के लिए हमें किस शिक्षण विधि का, किस टीएलएम का प्रयोग करना है। तो इसके पहले की वीडियो मैंने आपको टीएलएम तथा शिक्षण विधि और शिक्षण विधियों तथा विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों के बारे में बताया था कि कब किसका किस स्थिति में प्रयोग करना है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसके अलावा कई बार पूछते हैं निदान के अंतर्गत आप क्या करते हैं, तो निदान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं। तो उपचार के अंतर्गत क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना है कि निदान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का पता लगाते हैं, जबकि उपचारात्मक के अंतर्गत हम समस्या का समाधान करते हैं। अब अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत। एक बार आपका सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है। अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि अध्यापक को सिर्फ इसके ऐसा नहीं कि सिर्फ शैक्षिक पक्षों को ही ढूंढना है, बालक में कोई कमी है तो उसके शैक्षिक पक्ष में क्या, कई बार क्या होता है उसका शैक्षिक पक्ष में भी जो कमी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था सतत व व्यापक मूल्यांकन, उसका शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना होता है। शैक्षिक में हो सकता है कि बच्चे का एजुकेशनल बैकग्राउंड तो अच्छा है, मतलब पढ़ाई में भी अच्छा है, अच्छा मतलब बाकी, लेकिन कई बार क्या होता है उसके फ्रेंड्स गलत हैं या परिवार का माहौल गलत है। तो आपको इन सब का भी पता करना है कि हो सकता है इन सब कारणों से बालक अध्ययन में पिछड़ रहा हो। तो हमें क्या करना है, उसका व्यापक दृष्टिकोण अपनाना है। जब भी हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत ये होते हैं कि एक टीचर को एक व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या करना है, मूल्यांकन करना है, उसी कारण को निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना है। इस तरह से आज हमने मैथ पेडागोजी के टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आपने कमेंट जैसे किया था कि मैम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी स्टार्ट करें, तो हम बहुत जल्द इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले एक बार थ्योरी समझा दी। जब आपको थ्योरी एक माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेंगे तब आप पेडागोजी के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है अगर पहले से ही पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो क्या होगा, आप उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब जब आप पेज की थ्योरी समझ गए तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया, आप सीडीपी भी पढ़ चुके हैं, तो जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से वीडियो को देख के नोट्स बनाते रहिए तथा रेगुलरली रिवीजन करते रहिए, और बहुत जल्द हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल में ईवीएस की थ्योरी की क्लासेस भी कंप्लीट हो गई हैं। जैसे आपको पता है ईवीएस में 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, तो 15 नंबर की एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी आती है, तथा सीडीपी की क्लासेस चली रही तथा हिंदी पेडागोजी की क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं, और हम आज से हिंदी ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं तथा सीटेट जूनियर लेवल की साइंस की क्लास भी चल रही। इन सारी क्लासेस को आप देखते रहिए तथा इनके नोट्स जरूर बनाते रहिए, ताकि आपको क्या होगा, एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सारे वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बना के रेगुलरली रिवीजन भी करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करें तथा इनके नोट्स जरूर बनाते रहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि आपको नोट्स जरूर बनाते हैं रहना, क्योंकि जब आप चीज़ें लिखते हैं तो आप आसानी से उनको याद हो जाती हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।